अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। अच्छा जी, ये चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई एक कहानी है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस उससे लिया गया है। तो बस इतना समझ लें कि दुनिया के सबसे मशहूर राइटर्स में से एक हैं चार्ल्स डिकेंस साहब, और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो समझ लें कि किस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चार्ल्स डिकेंस जो है वो बचपन से बहुत गरीबी का दौर उन्होंने देखा, तो उसकी वजह से जब वो गरीबी की कोई पिक्चर खींचते हैं ना अपनी कहानी में, तो बड़ी एक्यूरेट होती है। एक शू पॉलिश मेकिंग फैक्ट्री में काम करते थे, छोटे से थे, और फिर बड़े करीब से ही इन्होंने गुर्बत देखी। लेकिन फिर इन्होंने जो कहानियाँ लिखी तो वो उनकी ज़िंदगी में ही बहुत मशहूर हो गई, और फिर इन्होंने वो वक्त भी देखा कि लोग इनके पीछे पीछे। बहरहाल, तो शुरू करते हैं जी कहानी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप लोग पहले से निकाल के रखा करें, ताकि हमारा ज़्यादा ध्यान इस बात पे हो कि कहानी का सेंस समझ रहे हों, बजाय इसके कि एक एक लफ्ज़ को लेके जो है हम अटक जाएं उसमें। ठीक है। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ पिरिप and my first name Philip, but as a child I couldn't say either, so I called myself Pip, and then so did everyone else. मेरे अब्बू के जो ख़ानदानी नाम था वो था पेरिप, और मेरा नाम था फ़िलिप। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था, तो बच्चे की हैसियत से मुझसे दोनों नहीं कहे जाते थे, तो मैं अपने आप को कहता था पिप। ये छोटे बच्चे करते हैं तुतलाती ज़बान में। एंड देन सो डिड एवरीवन, तो फिर सभी ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। I say that my name is Philip because that's what is written on my father's tombstone, and it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. मैं कैसे कहता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा नाम पिरिप है, या मेरा ख़ानदानी नाम पिरिप है। मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा नाम पिरिप है? क्योंकि यही वो नाम है जो कि मेरे वालिद के कस्बे पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से पता चला कि इनके अब्बा का इंतकाल हो चुका है। कस्बा होता है जो कब्र पे लगाया जाता है, उस पे नाम लिखा जाता है कि कौन साहब यहाँ दफन है। एंड इट इज़ व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी, और यही मेरी बहन ने भी मुझे बताया कि मेरा नाम है ख़ानदानी नाम। और मेरी बहन की शादी हुई हुई है एक लोहार से। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी। समंदर से कुछ मील दूर दरिया के साथ साथ हम एक दलदली से इलाके में रहते थे। इलाका काफ़ी कीचड़ वाला, दलदल वाला था इलाका वो। वन डे आई स्टूड इन द चर्च यार्ड and looked over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. एक दफ़ा मैं जो कि क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, तो उसके सहन में उसके बाहर खड़ा था और देख रहा था अपने वालदैन, यानी इसका यहाँ से पता चला कि दोनों माँ बाप मर चुके हैं। अपने वालदैन की कब्र के कद पे देख रहा था, और देख रहा था सामने जो फैली हुई थी चर्च यार्ड के बियॉन्ड, चर्च यार्ड के पार, चर्च यार्ड के आगे मज़ीद इलाके में जो एक जंगल सा इलाका, खुदरौ सा, खुदरौ पौधे बढ़ गए हों जिनको किसी ने कोई ना देखा हो। तो एक जंगली सा इलाका जो है वो बिल्कुल डार्क और फ्लैट, यानी बिल्कुल सपाट था। वहाँ पे कोई घर वर नहीं बने हुए थे, और कुछ अंधेरा सा वहाँ मौजूद था। तो ज़ाहिर है जो इलाके ऐसे हों जो कि लोग जहाँ पे घर ना बना रहे हों, और वो दलदली सा इलाका भी हो, तो वो कुछ अजीब जंगली सा इलाका हो जाता है। तो मैंने नज़र डाली, चर्च के बाहर मैं खड़ा था और मैं देख रहा था अपने वालिदैन के कदमों को। तो मैंने नज़र डाली तो मुझे चर्च यार्ड के बियॉन्ड वो इलाका नज़र आया जिसको विल्डरनेस से कह रहे हैं। ठीक है, कुछ जंगली सा इलाका। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड माउंट्स। वो जो दलदलें सी थी, वो ऐसे क्रिस क्रॉस कहते हैं, ऐसे 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 क्रिस क्रॉस। ठीक है, ऐसे 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 बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के अंदर पिरोई हुई थी। और रास्ता ऐसे था कि कहीं कहीं दलदल आती, कहीं डिचेस यानी खाइयाँ आ जाती हैं, और कहीं चट्टानें सी आ जाती हैं, पहाड़ियाँ सी आ जाती हैं। ठीक है, माउंट्स कहते हैं छोटी सी पहाड़ी को। ढेरी भी कह सकते हैं, मिट्टी का ढेर जो थोड़ा पहाड़ी नुमा शक्ल बन गया हो। यानी जगह बहुत ही अनइवन थी, कहीं ऊंची सी ढेरी बनी हुई है मिट्टी की, कहीं खाई है, कहीं दलदल है। In the distance, I could see the grey line of the river, and then far away the sea. It was a cold day. और बहुत दूर फासले पे मैं देख सकता था एक ग्रे कलर की लाइन जो कि दरिया था,
तो बहुत दूर था दरिया, एक लाइन की शक्ल में नज़र आ रहा था वहाँ पर। और उससे भी आगे मैं देख सकता था समंदर को। तो समंदर भी एक लाइन की शक्ल में जब बहुत दूर होता है तो नज़र ऐसे ही आता है। और एक ठंडा दिन था, ये सर्द दिन था। अच्छा जी, अब क्या हुआ? द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। वो ज़मीन भी ग्रे से कलर की थी, वो आसमान भी उस वक्त ग्रे हो रहा था। इससे मुझे उदासी सी महसूस होने लगी। आई सडनली रियलाइज दैट आई वॉज एन ऑर्फन, आई बिगैन टू क्राई। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक यतीम हूँ और मैं रोना शुरू हो गया। होल्ड योर नॉइज, अपनी आवाज़ बंद करो, क्राइड अ टेरिबल वॉइस। एक बड़ी अजीब सी आवाज़ ने चिल्लाकर कहा, एक खौफनाक आवाज़ ने चिल्लाकर कहा। It came from a man who had just stepped out from behind the gravestones। और ये आ रही थी आवाज़ उस शख्स की तरफ से जो कि बस अभी ही आगे बढ़ा था या बाहर निकला था उन कब्र के लगे पत्थरों पर के पीछे से। Keep still or I'll cut your throat। बिल्कुल नहीं हिलना वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। This man was frightening। ये आदमी बहुत खौफनाक था। He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg। वो बड़े ही अजीब बेढंगे से ग्रे कलर के कपड़े पहना हुआ था। रफ़ कहते हैं जो फ़ाइन का उलट है। तो वैसे तो फ़ाइन और रफ़ यूँ इस्तेमाल होता है ना कि खुरदरे को रफ़ कहेंगे और फ़ाइन जो है वो स्मूथ को कहेंगे। लेकिन कपड़ों के मामले में अगर रफ़ कहें तो उसको आप कहेंगे जो अच्छे ना हों, जो कि अच्छी तरह से सिले हुए ना हों, बड़े बेढंगे से हों या फटे पुराने से हों। तो ऐसे फटे पुराने से ग्रे कपड़े पहना हुआ था उस, और एक बड़ी सी जंजीर उसकी टांग में लगी हुई थी। ही वॉज एन escaped convict। और वो जो है ना एक भागा हुआ मुजरिम था। His shoes were broken। उसके जूते टूटे हुए थे। And he had an old rag tied around his head। और एक पुराना कपड़ा उसने अपने सर पे बांधा हुआ था। He was dirty from soaked He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches। वो बहुत गंदा हो रहा था क्योंकि वो भीगा हुआ था उस दलदली से कीचड़ वाले पानी में जो कि उन खाइयों में वहाँ मौजूद था जहाँ पे कि वो छुपा हुआ था। He was covered in scratches from the nettles and stones। और पूरा यहाँ से वहाँ तक उसके ऊपर जो है ना वो खराशियाँ लगी हुई थी उसके ऊपर, वो खारदार पौधे और पत्थरों की वजह से। He limped and shivered and glared and growled। वो लंगड़ा भी रहा था और कपकपा भी रहा था और बड़े गुस्से से देख रहा था और गुर्रा रहा था। His teeth chattered in his head as he seized me by the chin। उसके दांत जो है ना उसके मुंह उसके सर के अंदर यानी उसकी खोपड़ी में जो दांत उसके थे वो चैटर कर रहे थे, यानी टक 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 की आवाज़ें आनी थी दांतों में। तो दांत बज रहे थे, इसको हम कहते हैं ना, उसके दांत बज रहे थे, यानी जैसे कि बहुत सर्दी लगी थी उसको, ऐसा लग रहा था। जबकि उसने मुझे मेरी थोड़ी से पकड़ा। ओह डोंट कट माई थ्रोट सर, प्लीज़ मेरा गला नहीं काटिएगा जनाब। आई प्लीडेड इन टेरर। मैंने मिन्नत की खौफ के मारे। टेल मी योर नेम सेड द मैन। अपना नाम बताओ मुझे, क्विक जल्दी। पिप सर, मेरा नाम पिप है। वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी। एक दफ़ा फिर बताओ, उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा। वंस मोर सेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर। एक दफ़ा फिर बताओ, उस आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, ज़ोर से बताओ। पिप पिप सर, मेरा नाम पिप है जनाब। शो मी वेयर यू लिव। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। सेड द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस। इशारा करके बताओ कहाँ रहते हो। आई पॉइंटेड टू वेयर अवर विलेज ले अ माइल फ्रॉम द चर्च। मैंने इशारा किया जहाँ हमारा गाँव था, चर्च से 1 मील दूर। द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली। आदमी ने मुझे बड़े गौर से करीब से देखा। देन ही टर्न्ड मी अपसाइड डाउन। उसने मुझे उल्टा कर दिया। एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स। और मेरी जेबें खाली की। देयर वॉज नथिंग इन दैम बट अ पीस ऑफ ब्रेड। उसमें कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि एक ब्रेड का टुकड़ा था। The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone। और वो जो उल्टी हुई भी नज़ारा था चर्च का, उलट हो गया था ना, उल्टा लटका हुआ था, तो फिर वो सही हो गया, सीधा हो गया। उसने अपने आप को सीधा कर लिया, यानी एक्चुअली ये खुद सीधा हो गया जबकि उसने मुझे बिठा दिया एक ऊंचे कब्र के कतबे पर। आई सेट ट्रेम्बलिंग। मैं वहाँ बैठा, कपकपा रहा था, काँप रहा था। While he ate the bread ravenously।
जबकि उसने बहुत ही भूखों की तरह वो डबल रोटी खाई। नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो, अब देखो मेरी बात सुनो। नाउ लुक हियर का हम यूँ कहेंगे, मेरी बात सुनो। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? देयर सर, यहाँ हैं मेरे पेरेंट्स, उसने इशारा करके कहा। सेड आई, मैंने कहा। अब उसको तो नहीं पता होगा ना कि मर गए, तो वो समझा होगा कि देयर का मतलब यही है कहीं। द मैन जंप्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन। वो बंदा उछल पड़ा और अ, कुछ कुछ कदम भागा। बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, लेकिन फिर रुक गया, अपने पीछे मुड़ के देखा। लुकिंग ओवर द शोल्डर का मतलब है मुड़ के पीछे देखा। देयर सर, आई टिमिडली सेड पॉइंटिंग टू द टोम्बस्टोन। वहाँ है जनाब, मैंने घबराते हुए कब्र के कदमों की तरफ इशारा कर दिया। वहाँ हैं जी मेरे वालिदैन। Oh, so who do you live with? Said the man. If I let you live, which I haven't made up my mind about. अच्छा, तो ये मामला है। तो तुम किसके साथ रहते हो? अगर मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया, जिसके बारे में कभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है कि छोड़ूंगा कि नहीं छोड़ूंगा, तो ये बताओ तो सही, तुम रहते किसके साथ हो फिर? माई सिस्टर सर, मिसेस जो गर्गरी, वाइफ ऑफ जो गारगरी, द ब्लैक स्मिथ सर। मैं रहता हूँ जी मेरी अपनी बहन के साथ, जो कि जो गारगरी की बहन की बेगम है, जो कि ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ है? अच्छा, ब्लैक स्मिथ है। ही said he and looked down at his leg, और फिर उसने अपनी टांगों की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट his leg and me several times, कभी अपनी टांगों की तरफ और मेरी तरफ कई दफ़ा देखने के बाद, he took me by both arms, उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। एंड tilted me back as far as he could hold me, और मुझे पीछे टिल्ट कर दिया। टिल्ट का मतलब होता है पीछे झुका दिया, यानी ये यूं बैठा हुआ है ना, तो उसको पीछे की तरफ खींच लिया। किसी चीज़ को टेढ़ा करना, झुकाना, टिल्ट करना कहलाता है। देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आईज, और फिर उसने मुझे आंखों के अंदर घूर के देखा। नाउ लुक हियर, आई नीड टू डिसाइड इफ आई विल लेट यू लिव। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे फैसला करना है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं या नहीं। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज? क्या तुम जानते हो कि फाइल क्या होती है? यस सर, जी मैं जानता हूँ। अभी कौन सी फाइल की बात हो रही है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा टूल होता है, लंबा सा होता है, और इसके अंदर बारीक बारीक लाइनें बनी होती हैं, और ये लोहे को घिसने के लिए होता है। ठीक है, तो उसको उर्दू में रेती भी कहते हैं हम लोग। ये तुम जानते हो फाइल क्या होती है? यस सर, हाँ मैं जानता हूँ फाइल क्या होती है। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और तुम जानते हो कि खाने की चीज़ क्या होती है? यस सर, ग्रब कहते हैं बस खाने को, और खाने को उस अंदाज में ग्रब कहा जाता है कि जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो, बस जिनका के खाने के बारे में बहुत ज़्यादा उनको पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हो, बस कुछ जो भी मोटा झोटा मिल जाए वो खा लेते हो, तो ऐसे लोग खाने को ग्रब कहते हैं। यस सर, जी मुझे पता है खाना ग्रब क्या होता है। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, हर सवाल के बाद मुझे थोड़ा और टेढ़ा कर देता पीछे की तरफ। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, और इससे मुझे लगता कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा, मैं बिल्कुल उसके रहमो करम पे हूँ। फीलिंग हेल्पलेस मतलब मैं उसके रहमो करम पे हूँ। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, ही टिल्टेड मी अगेन, एंड यू गेट मी ए ग्रब, तुम मुझे वो रेती ला के दोगे और तुम मुझे जो है वो खाना ला के दोगे। ही टिल्टेड मी अगेन, दोबारा उसने मुझे झुकाया पीछे की तरफ। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, ही टिल्टेड मी अगेन, और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, ही टिल्टेड मी अगेन। बार बार मुझे पीछे झुकाता था, झटका देता था यूँ समझ लें, और पीछे गिर गिर बिल्कुल मैं गिरने वाला होता था, फिर वापस सीधा करता था, फिर पीछे झुकाता था, और फिर उसने कहा कि मुझे फ़ाइल ला के दो, मुझे खाना ला के दो, और ये दोनों चीज़ें मुझे ला के दो, वरना मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा लेवर जो है ना वो बाहर निकाल दूंगा। कलीजी, लिवर। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। एंड होप दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे गिरा ना दे। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, मैंने उसको दोनों हाथों से पकड़ रखा था। ही टिप्ड मी बैकवर्ड्स एंड रोल्ड मी राउंड, उसने मुझे पीछे और पीछे गिराया और फिर मुझे गोल गोल घुमा दिया। सो दैट द चर्च सीम टू जंप ओवर इट्स ओन वेदरकॉक, तो ऐसा लगने लगा जैसे चर्च ने ना अपने वेदरकॉक पर छलांग लगा दी। वेदरकॉक क्या होता है? वेदरकॉक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आमतौर पर लोगों की घरों की छतों पर बना हुआ होता है, एक मुर्गे नुमासा होता है। ठीक है, और हवा जब चलती है ना, तो इस मुर्गे का मुंह जिधर पॉइंट कर रहा होता है ये बताता है कि हवा इस रुख पे चल रही है। पुराने ज़माने के घरों में इसलिए होता था, ख़ासतौर पे विलेजेस में होता था, क्योंकि हवा के रुख से पता चलता था कि अब बारिश कब आने वाली है, ताकि पहले से तैयारी कर ली जाए।
ठीक है, तो वो ऐसे उसने मुझे उल्टा कर दिया और गोल गोल घुमाया कि मुझे लगने लगा कि चर्च इतना उल्टा हो गया कि अब वेदरकॉक नीचे चला गया, चर्च ऊपर आ गया और चर्च जो है अपने वेदरकॉक के ऊपर खड़ा होकर छलांगे लगा रहा है। तो अजीब सा ही मंजर लग रहा था उल्टा होकर घूमने में। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टूमस्टोन ही वेंट ऑन, और फिर मुझे टूमस्टोन पे ही वहीं बिठाए बिठाए उसने कहा, अर्ली टुमारो मॉर्निंग ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, सुबह अगली सुबह जल्दी सुबह सुबह मेरे लिए वो रेती और वो खाना लेके आना। यू ब्रिंग द लॉट टू मी एंड दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर। और ये दोनों चीज़ें, द लॉट का मतलब वो सामान जो मैंने तुम्हें कहा है, ये दोनों चीज़ें लेके आना वो जो पुराना सा एक किला है वहाँ पे उस तरफ। इफ़ यू डू इट एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी आई विल लेट यू लिव, अगर तुमने ऐसा किया और मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बताया तो फिर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। इफ़ यू फेल, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए और से एनीथिंग अबाउट एट ऑल अबाउट मी, और मेरे बारे में कुछ भी तुमने कहा, देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, तुम्हारा दिल और तुम्हारे जो कलेजिया मैं निकाल दूंगा बाहर, रोस्टेड एंड ईटन, और उसको भून के खा लूँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, और तुम समझ लो कि मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, एक नौजवान आदमी मेरे साथ छिपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम आई एम एन एंजल, और वो इतना बुरा है कि उसके मुकाबले में तो मैं एक फरिश्ता दिखूंगा तुम्हें। तो ख्याल रखना कि कहीं मुझे गुस्सा ना आ जाए, मैं उसको सारी बात बता दूँ और तुम पे चढ़ दौड़े, मतलब डराने के लिए कह रहा है। दैट यंग मैन कैन हियर अस नाउ, और वो जो यंग मैन है, वो जो नौजवान आदमी, उसको हमारी आवाज़ जा रही है। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, और उसके पास एक सीक्रेट तरीका है किसी लड़कों को पकड़ने का। एंड एट हिज हार्ट एंड एट हिज लेवर, लड़कों को पकड़ने का और लड़कों के दिलों को पकड़ने का और लड़कों के कलेजियों को पकड़ने का, मतलब निकालने का। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, एक आम लड़का तो उससे बच छुप ही नहीं सकता उस आदमी से जो मेरे साथ है। अ बॉय में लॉक हिज डोर, मे बी वार्म इन बेड, may tuck himself up, may draw the clothes over his head, may think himself comfortable and safe, but that young man will softly creep his way to him and tear him open. एक एक बच्चा अपने आप को छुपा नहीं सकता उस नौजवान से जो मेरे साथ है। बच्चा ये कर सकता है कि अपने आप को किसी दरवाजे के पीछे बंद कर ले, यानी पीछे दरवाज़ा बंद कर दे। ये हो सकता है कि किसी बिस्तर में जाके अपने आप को टक कर ले, यानी कंबल अम्बल ओढ़ ले, और अपने ऊपर और कपड़े वपड़े डाल ले अपने सर के ऊपर, यानी कंबल अपने सर तक ओढ़ ले या चादर अपने सर तक ओढ़ ले। और शायद ही वो बच्चा ये सोचे कि अब मैं जो हूँ बहुत आरामदेह और महफूज जगह पे आ गया हूँ, लेकिन वो जो नौजवान मेरे साथ है वो बहुत ही खामोशी से, बड़ी खामोशी से चलता, क्रीपिंग कहते हैं रेंगने को। तो कोई ख़तरनाक चीज़ भी जब किसी इंसान की तरफ आती है तो क्रीपिंग ही कहा जाता है, क्योंकि रेंगने वाली चीज़ों से उमूमन हमें डर लगता है। सांप रेंगते हैं, बिच्छू रेंगते हैं, कीड़े रेंगते हैं। तो वो सॉफ्टली क्रीप करेगा नहीं, बड़ी खामोशी से तुम्हारी तरफ आएगा, और पूरा ऐसा ऐसा आएगा खामोशी से छुप छुप के, और फिर तुम्हें जो है वो खोल के रख देगा, तुम्हें फाड़ देगा, चीर फाड़ कर देगा। टेयर हिम ओपन, उस बच्चे को खोल के रख देगा, यानी उस बच्चे को चीर फाड़ कर देगा। ऐसा है ये नौजवान जो मेरे साथ छुपा हुआ है। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू, मैं तो रोका हुआ है उसको, नौजवान को, कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस लम्हे फ़िलहाल तो, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल के साथ। आई फाइंड इट हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, तुम्हारे अंदर की चीज़ें खाने से मैंने उस आदमी को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है। नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फाइल, मुझे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फ़ाइल ला दूंगा। एंड आई वुड गेट हिम बट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड, और मैं उसको कुछ ना कुछ टूटे फूटे छोटे मोटे टुकड़े जो मेरे घर में खाने के मौजूद है मैं वो भी ला दूंगा। एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं उसके बाद ज़रूर आ जाऊँगा उस किले के अंदर, जो टूटा फूटा सा किला वहाँ करीब में मौजूद है, सुबह ही सुबह। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन, अपनी ज़िंदगी का वादा करो, यानी प्रॉमिस ऑन योर लाइफ कहते हैं कि अपने सर की कसम खाओ, जैसे माने कहते हैं। आई प्रॉमिस्ड एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टोम्बस्टोन, मैंने वादा किया उसने मुझे उतार दिया वो जो ऊंचा सा कब्र का कदबा था उसके ऊपर से। नाउ ही वेंट ऑन, रिमेंबर दैट प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। रिमेंबर दैट यंग मैन एंड गेट होम, उस नौजवान को भी याद रखना, इसके बारे में तुम्हें बताया, और जाओ घर जाओ। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट सर, आई स्टमर्ड, मैंने हकलाते हुए उनसे गुड नाइट कहा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी सेड ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, आई विश आई वॉज अ फ्रॉग और एन ईल, ये बड़ा ही मेरे लिए तो बड़ी लंबी रात होने वाली। लंबी रात वो होती है जो कि बड़ी बुरी होती है ना, बहुत बोर होती है, बहुत मसले वाली होती है, तो उसको हम कहते हैं बड़ी लंबी रात होगी, मेरी तो बड़ी लंबी रात होगी।
और मैं तो आरज़ू करता हूँ कि काश मैं कोई मेंढक होता या कोई ईल होता जो इतना मार्शी एरिया में मुझे रहना है, ठंडे मार्शी एरिया में। ही हग्ड हिज शटरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स। अपने आप को खुद हग करने का मतलब ये होता है कि अपने हाथों से अपने अपने आप को पकड़ लेना। खासतौर पर जब आपको सर्दी लग रही होती है ना, अपने हाथ अपने इर्द गिर्द ऐसे बांध लेते हैं ऐसे कि आपने अपने आप को पकड़ा हुआ है। तो ही हग्ड हिज शटरिंग बॉडी, अपनी कपकपाती हुई जिस्म को उसने हग किया, यानी पकड़ के अपने हाथ चारों तरफ लपेट लिए ताकि कुछ गर्मी हासिल कर सके। एज इफ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जमा करके रखना चाह रहे हैं वरना बिखर ना जाए। एंड लिम्प टूवर्ड्स द लो चर्च वॉल, और फिर वो लड़खड़ाता हुआ चर्च की नीची दीवार की तरफ गया। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से फलांग गया। लाइक ए मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, एक ऐसे आदमी की तरह से जिसकी टांगें सुन हो गई हैं और सख्त अकड़ गई हैं। एंड देन टर्न राउंड टू लुक एट मी, फिर वो मुड़ा मुझे देखने के लिए। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग आई वाज फ्राइटेंड अगेन, जब मैंने उसको मुड़ते हुए देखा तो मैं दोबारा खौफजदा हो गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और फिर भागता हुआ घर चला गया बगैर रुके। तो अगर आपको आगे जानना है तो जी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पढ़िए, और ये मुख्तलिफ़ लेवल पे मुख्तलिफ़ बच्चों के हिसाब से मौजूद है, तमाम ही बुक स्टोर से मिल जाती है। आप उसका ओरिजिनल वर्जन ना पढ़ें, थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल इंग्लिश है, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं जो कि समझना थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है आजकल के बच्चों को, ख़ास तौर पर क्योंकि फ़ास्ट पेस कहानी ज़्यादा चाहिए। तो ये एडेप्टेड शक्ल में मौजूद है, जिसमें कि बच्चों के हिसाब से इसको थोड़ा सा ढाल दिया गया और कहानी को थोड़ा सा आसान कर दिया गया और अल्फाज को थोड़ा सा कम कर दिया गया। तो आप वहाँ से लेके इसको पढ़ सकते हैं कि फिर आगे क्या हुआ और कैसे हुआ और वो आदमी कौन था। और बाद में पता चला कि भी वहाँ कोई एक्चुअली वो कोई नौजवान था नहीं उसके साथ, बल्कि वो जो है वो डरा रहा था उसको खाली, और बाद में बंदा कौन निकला और फिर उसने क्या किया और फिर इस बच्चे के साथ क्या हुआ और फिर ये बड़ा हो गया और बड़ा होकर इसने क्या किया। तो एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो आगे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। व्हाट वाज पिप्स फुल नेम, बहुत आसान सा सवाल है, आपने खुद जवाब देना है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जवाब आपने खुद लिखने हैं, खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप चैप्टर समझें और जवाब आपको खुद ब खुद लिखने की आदत हो। इस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए जवाब याद करने नहीं पड़ेंगे। यकीनन जब आप जवाब लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो आप उन जवाबों को किसी टीचर से चेक करवा लें, या मुझे कमेंट्स में बता दें, या मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि जवाब में क्या बेहतरी आ सकती है। इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे आप अपने जवाबों को बेहतर करते जाएंगे, बाय द एंड ऑफ द बुक आपको खुद से जवाब लिखने की आदत हो चुकी होगी और एग्जाम्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। ठीक है जी। तो ये तो एक सवाल हो गया, वेयर डिड ही लिव एंड विद हुम, बहुत आसान सवाल है। कहाँ रहता था और किसके साथ रहता था, अपनी बहन के साथ। तो ही लिव्ड होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि सवाल जो है उसकी जो सेंस है वो क्वेश्चन जवाब की सेंस क्वेश्चन की सेंस से मिलनी चाहिए। जवाब की टेंस क्वेश्चन की टेंस से मिलनी चाहिए। तो यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट टेंस पे जवाब शुरू होगा, तो जवाब आप लिखेंगे ही लिव्ड विद हिज सिस्टर नियर समवेयर या इन अ विलेज वगैरह वगैरह, जो बातें पीछे बताई हुई हैं वहाँ से निकल के आप लिखिएगा। वाई डिड पिप स्टार्ट टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे, पिप स्टार्टेड टू क्राई इन द ग्रेवयार्ड वन डे व्हेन ही रियलाइज्ड दैट, जब उसको एहसास हुआ कि वो क्या है, एक यतीम है। ठीक है, तो ये बात आप लिखेंगे। वॉट डिड द कॉन्विक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम, कॉन्विक्ट ने क्या बोला उसको, मुजरिम ने क्या बोला उसको क्या लेके आना है। तो द कॉन्विक्ट टोल्ड पिप टू गेट फॉर हिम सम ग्रब एंड, कुछ खाना और क्या लानी थी वो। जी जनाब, खुद बताइए आप, शाबाश। वेयर एंड व्हेन डिड द कॉन्विक्ट वांट टू मीट हिम अगेन, द कॉन्विक्ट वांटेड टू मीट हिम अगेन, कहाँ मिलना चाहता था वो, बैटरी थी और सुबह सुबह का जिक्र था। तो ये दो बातें, बहुत ही आसान सवाल है, सारे बहुत ही ईजी हैं। अच्छा जी, मुश्किल सवाल भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द कॉन्विक्ट से एंड डू टू फ्राइटन पिप, द कॉन्विक्ट फ्राइटन पिप बाय टेलिंग हिम अबाउट, किसके बारे में बताया उसने, एक यंग मैन के बारे में जो कि उसका खा जाएगा, क्या करेगा। हाउ डू वी नो दैट द कॉन्विक्ट वॉज कोल्ड एंड हंग्री, हमें कैसे पता चलता है कि जी कॉन्विक्ट जो है वो, तो आपने, वी नो दैट द कॉन्विक्ट इज कोल्ड एंड हंग्री बाय अ फ्यू स्टेटमेंट्स इन द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ कहानी की बातों से हमें पता चलता है। क्या क्या, पहली बात क्या थी, वो खाना उससे जो लेके खा रहा था बहुत रेवनसली खा रहा था, एक तो ये जुमला आप लिखेंगे। फिर नंबर टू आप बताएंगे कि उसने जो चीज़ें उससे मंगाई उसमें से उसने बहुत इंपॉर्टेंटली खाना मंगाया, तो वो भूखा था। नंबर थ्री, ही वॉज शेकिंग ऑल ओवर, विच मीन्स दैट ही वॉज वेरी कोल्ड, फीलिंग कोल्ड।
है ना, तो ये तीनों बातें आप बता देंगे। द कॉन्विक्ट सेज दैट ही इज नॉट अलोन एंड दैट ही हैज अ यंग मैन हाइडिंग विद हिम, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? नो, आई डोंट थिंक दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। Why does he tell Pip this? He tells this, tells होगा क्योंकि यहाँ पे does आ गया। He tells Pip this because he wanted to make him frightened and obey his commands। इस तरह की कुछ बात यहाँ पे अब बनाएंगे। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये मुश्किल सवाल भी समझ में आ गए होंगे और अब आप बहुत अच्छे से जवाब मुझे लिख के भेजेंगे या किसी टीचर को चेक करवाएंगे, और उम्मीद है कि आपके जवाब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते होते यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि फिर आपको जवाब याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है जी, किसी और लेसन के साथ फिर मुलाकात करते हैं आपसे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।